अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वापस राष्ट्रपति पद पर आना, ये कितनी बड़ी घटना है या कहें कि कितनी बड़ी न्यूज़ है, ये आप समझ पाएंगे जब इस पूरी डिस्कशन को आप सुन लेंगे। बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति चुनाव हुए, प्रधानमंत्री चुनाव हुए, नई नई सरकारें बनी, बाकी सब पर तो कभी हमने इतना डिस्कस नहीं किया। इसी पर क्यों? क्योंकि ये विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव था और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना छोटी मोटी घटना नहीं है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत के लिए हम इसको किस प्रकार से देखते हैं। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय हैं, बहुत सारी डिबेट हो रही हैं, अलग अलग चैनल पर वीडियोस में आप देख रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन यहाँ पर हम तथ्यों के आधार पर, किसी की राय नहीं, हम तार्किक आधार पर लॉजिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इन चुनाव का भारत के लिए क्या महत्व है और हम किस तरह से इसको देखते हैं। हमें खुश होना चाहिए या चिंता में पड़ना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हम शुरुआत करेंगे विश्व मैप से और विश्व मैप में हम देखेंगे कि अमेरिकी चुनाव से किन किन देशों को खुशी हुई है और किन किन देशों को बुरा लगा या ये कहिए कि चिंता हुई है। और फिर हम देखेंगे कि उन देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं और भारत पर इस चुनाव का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले सभी एग्जाम के लिए और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी। देखिए, हमारे जो मुद्दे होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक के मुद्दे हमारे इस प्रकार से होंगे जिनके माध्यम से हम ये देखेंगे कि भारत अमेरिकी संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, अमेरिका के चुनाव का भारत के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व राजनीति में भारत की स्थिति अब कैसी होगी, क्या पहले से वर्ल्ड ऑर्डर में हम पहले से हमारा स्टेटस बढ़ने वाला है या स्टेबल रहेगा या नीचे जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। आर्थिक स्तर पर क्या है, इसमें हम वीजा पॉलिसी को देखेंगे, इसमें हम MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो लेवल होता है, स्टेटस होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके संदर्भ में क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम चाहे वो साउथ एशिया के कंट्री हो या अदर वर्ल्ड के हो, उसको हम डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिलेशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, भारत कनाडा संबंधों पर राष्ट्रपति ट्रंप के वापस आने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम ये चर्चा करेंगे तो इन देशों के जो हेड ऑफ कंट्री हैं उनका ट्रंप के साथ कैसा बिहेवियर है और इंडिया के साथ कैसा बिहेवियर है, उसको हम कंपेयर करेंगे तो खुद ब खुद हमें समझ में आ जाएगा कि इसका हम पर क्या असर पड़ने वाला है। फिर हम देखेंगे कि इस समय जो मध्य एशिया, जो मिडिल एशिया में बहुत सारे इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और मिडिल एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस की, और साथ ही साथ जो इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इन सब पर हम बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो मैप से इसको इसलिए हम शुरू करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जिनको इससे खुशी हुई है और कौन कौन से देश हैं जो कि बहुत दुख में, सदमे में चले गए हैं ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है रेड कलर में मार्क करेंगे उन देशों को जो ट्रंप के आने से बहुत ज्यादा सैडी है ना, और हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे उनको जो कि ट्रंप के आने से खुश हैं। तो पहले रेड कलर को देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं इनमें जो ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से सदमे में चले गए हैं या ये कहिए कि उनको नींद नहीं आ रही है कल से। तो सबसे पहले क्या लगता है आपको किसका नाम लेना चाहिए? सबसे पहले नाम लेना चाहिए चाइना का। ठीक है, चाइना का नाम इसलिए क्योंकि चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी में ऑलरेडी कंपटीशन चल ही रहा था। जब पिछली बार ट्रंप आए थे तो ट्रंप ने एक चाइना के साथ पूरा ट्रेड वॉर ही चला रखा था, व्यापार युद्ध जिसको हम बोलते हैं। तो ट्रेड वॉर में होता क्या है, अमेरिका ने चाइनीज गुड्स पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिए थे, टैरिफ्स बढ़ा दिए थे, इंपोर्ट टैक्स यानी कि आयात कर बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो अमेरिकन मार्केट में महंगे हो गए और इसकी वजह से चाइना के जो एक्सपोर्ट थे उन पर बैड इंपैक्ट पड़ा और ये इतना लंबा चला कि चाइना की इकोनॉमी को इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ।
इसके अलावा इस समय तो इंटरनेशनल रिलेशंस की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम चल रहा है, तो इस समय तो चाइना को चिंता करनी ही चाहिए। पहले हम मार्क कर दें, फिर एक एक कंट्री पर उसके प्रभाव पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला देश जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ट्रंप के आने से, जो टेंशन में चला गया है, वो कौन है? चाइना है। दूसरे देश को अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी बहुत टेंशन में है, पाकिस्तान की पब्लिक इसको अलग तरह से देख रही है, उसको टेंशन हो गई है कि ये तो मोदी के पक्के दोस्त हैं, पड़ोस में मोदी और इनका समर्थक दूर बैठा हुआ, ये तो चैन से जीने नहीं देंगे, पता नहीं क्या करने वाले हैं आगे क्या। क्योंकि जब जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ था ड्यूरिंग ट्रम्प्स टेन्योर, फर्स्ट टेन्योर जो था, तब ट्रम्प्स ने हमेशा इंडिया का ही फेवर किया था, है ना। तो उससे भी पाकिस्तान को जो है टेंशन होने वाली है, तो पाकिस्तान चिंता में है। इसके अलावा जो ईरान है ये भी टेंशन में है ट्रंप के आने से, ईरान को भी टेंशन हो रही है। अब ये टेंशन क्यों हो रही है ये हम आगे बात करेंगे। अच्छा, रशिया के मामले में क्या करेंगे? रशिया के मामले में हम कह सकते हैं कि 50-50, थोड़ा खुश है थोड़ा टेंशन में है। आप कहेंगे रूस खुश भी है क्या? पहली बार हम सुन रहे हैं कि अगर रशिया में अगर अमेरिका में इस सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो रूस को खुशी है। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो शुरू से ही अमेरिका के एक अलग ही कॉम्पिटिटिव अपने आप को मानता है। शुरुआत से ही इनके बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है वो आगे कंटिन्यू चला ही जा रहा था। लेकिन फिर भी जो बाइडेन और ट्रंप में अगर रिलेटिवली देखा जाए तो रशिया के लिए ट्रंप ज्यादा सही प्रेसिडेंट साबित होने वाले हैं। और क्यों, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो 50-50 में हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, बट 50% ये हैप्पी हैं और 50% ये क्या है? अनहैप्पी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कनाडा की। बहुत ज्यादा टेंशन है कनाडा में, खासतौर से कनाडा में जो खालिस्तानी हैं इनको तो चैन की नींद ही नहीं आ रही है कि अब ट्रंप कुछ बड़ा करने वाला है। क्योंकि कनाडा के जो हेड ऑफ कंट्री हैं ट्रूडो, इनका जो है ट्रंप के साथ बहुत टेंशन चल रहा है। एक टाइम पर तो ट्रंप ने इनको पागल तक कह दिया था, ट्रंप ने ट्रूडो को पागल कह दिया था कि ये तो पागल है ना। तो अब दोनों के बीच में क्या होने वाला है? और इंडिया और कनाडा का टशन पहले से ही चल रहा है, तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर और इंडिया और कनाडा के रिलेशन पर, ठीक है। इस पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो इजराइल है, इजराइल पर क्या असर पड़ेगा? अब यहाँ पर कुछ ग्रीन कंट्री भी, यानी कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि ट्रंप के आने से बहुत खुश हैं, और इस खुशी का दो एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर पर आ जाते हैं, जो कि खुश हैं। और खुश में पहला नाम हम यहाँ पर लेंगे बांग्लादेश का, ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश बहुत खुश है। और दूसरा नाम यहाँ पर आ जाएगा इजराइल का, ठीक है। ये इजराइल, ये बहुत खुश है। और इजराइल ने तो अपनी खुशी जाहिर कर दी जब पूरी दुनिया बिजी थी ट्रंप को मुबारकबाद देने में, उसी समय इजराइल ने अपनी 2 मजबूत मिसाइल छोड़ दी ईरान पर। उसने इस तरह से कुछ अपनी खुशी व्यक्त की, उसने कहा फोन बाद में कर लेंगे, पहले अपनी खुशी जाहिर कर दे। जैसे हम पटाखे चलाते ना, तो उन्होंने अपनी मिसाइल दाग करके ईरान पर बता दिया कि हमें कैसा फील हो रहा है। और दूसरी खुशी जो हुई वो बांग्लादेश में हुई। इन्होंने कैसे बता दिया? अभी तक शेख हसीना का नाम हम बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, अब शेख हसीना ने कल ही अपना पूरा एक विवरण दिया और बहुत खुश है और कहा कि मैं ट्रंप के आने से बहुत खुश हूं। और वहां पर शेख हसीना का नाम जब लिखा गया है तो ब्रैकेट में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री लिखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब वो फॉर्मर प्रधानमंत्री से अब प्रधानमंत्री अपने आप को महसूस करने लगी हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब बांग्लादेश में उनकी पुनर्वापसी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के वर्तमान जो लीडर हैं यूनुस खान, उनका और ट्रंप का आपस में बिल्कुल भी बनती है नहीं, है ना। तो ये 2 देश हैं जो ग्रीन मार्क यानी कि खुश होने वाले। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया तो पूरी तरह से एकदम फुली हैप्पी है, बहुत खुश है। तो इंडिया, इजराइल और बांग्लादेश, ये वो देश हैं जो कि ट्रंप के दोबारा आने से बहुत ज्यादा खुश हैं। रशिया 50-50 है और बाकी जितने भी रेड मार्क जो कंट्री हैं ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है। तो हम इन देशों के साथ भारत के संबंधों को देखते हुए जानेंगे कि ट्रंप के आने से भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है, फिर डायरेक्ट अमेरिका और भारत के रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जहां तक कनाडा की बात है, कनाडा और इंडिया के रिलेशन पिछले कई महीनों या कहें कि साल से खराब चल रहे हैं। और कनाडा यूएस का नेबर कंट्री है
दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक जो बॉर्डर है वो यूएस और कनाडा के बीच में है। तो पड़ोसी देश होने के नाते ऑब्वियसली बात है कि कनाडा की पॉलिसी यूएस से भी कनेक्टेड है, और यूएस अगर अपनी पॉलिसी कनाडा के लिए चेंज करता है तो इसको प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। अब क्योंकि ट्रूडो और ट्रंप की आपस में बनती नहीं है, पर्सनली इन दोनों में काफी ज्यादा टेंशन है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है। और एक चीज ट्रंप में है, ट्रंप जो है टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, वो बैड और गुड टेररिज्म को डिवाइड नहीं करता। अपने लास्ट टेन्योर में भी इन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट एकजुट होने की बात कही थी, और खालिस्तानी मूवमेंट टेररिस्ट मूवमेंट है ये इंडिया बिल्कुल डिक्लेयर कर चुका है, क्योंकि भारत को बांटने की कोई भी विचारधारा, उसका सपोर्ट भारत नहीं कर सकता, चाहे ये विचारधारा भारत के अंदर से चलाई जा रही हो या भारत से बाहर चलाई जा रही हो। तो हमने देखा कि जो खालिस्तानी आतंकवादी जिसे भारत सरकार ने एक तरह से प्रतिबंधित घोषित कर रखा है, उसे कनाडा की सरकार ने राजनीतिक संरक्षण दे रखा है। और ऐसा करना इस समय ट्रूडो सरकार की बहुत बड़ी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि कनाडा की जो ट्रूडो सरकार है वो अल्पमत में है, उनके पास बहुमत नहीं है। अगर ये खालिस्तानी उनको वहां पर बहुमत ना दें तो उनकी सरकार नहीं बन सकती। तो पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट इनको है, और ये कनाडा में ही और कनाडा से भारत में भी अपना जो एक खालिस्तानी मूवमेंट है वो चला रहे हैं। तो आतंकी जो था खालिस्तानी निज्जर, उसकी जब मर्डर हो गया तो कनाडा ने डायरेक्ट एलिगेशन लगाई इंडिया पर, और ये कहा कि भारत ने हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसको चुनौती दी है, और इसलिए भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा। भारत ने इसको डिनाई किया, आपके पास कोई प्रूफ हो तो दीजिए। प्रूफ कोई दे नहीं पाए, लेकिन संबंध खराब हो गए। ये पहली बार नहीं था, कनाडा के साथ हमारे संबंध शुरू से ही बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, चाहे वो एनपीटी का मामला हो या वो अदर मामले हो। तो पहले से ही कनाडा के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, जो कि और ज्यादा खराब हो चुके हैं। लेकिन व्यापार की दृष्टि से भारत और कनाडा का जो व्यापार था काफी अच्छी स्थिति में था, और इस ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अप्रोक्सीमेटली बैलेंस बना हुआ है। लेकिन कनाडा और इंडिया का जो पल्स कनेक्शन है, यहां पल्स की मतलब क्या है? पल्स मतलब हमारी, पल्स क्या? पल्स मतलब धड़कन नहीं, या पल्स का मतलब है दालें, पल्सेस। यानी कि इंडिया जो दालें हैं उनका आयात करता है, और इस समय वो काफी ज्यादा मात्रा में दालों का आयात कनाडा से कर रहा था। तो अगर ऐसे में दोनों के रिश्ते खराब हुए तो ऑब्वियसली बात है दाल महंगी हो जाएगी, और दाल हमारे फूड चेन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो यहां से इन्फ्लेशन का भी एक डर भारत में इंटरनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर बना हुआ है। इसके अलावा बाकी ट्रेड, तो कनाडा और इंडिया के रिश्ते खराब चल ही रहे थे कि अचानक अब ट्रंप आ गए हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप किसी भी तरह का आतंकवाद का साथ नहीं देंगे, तो इसका मतलब है वो खालिस्तानी आतंकवाद का भी साथ नहीं देंगे, और वो ट्रूडो को ऐसा करने से मना कर सकते हैं। डायरेक्ट वो इसके लिए मना कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इस समय जो सरकार भारत में है और यूएस में है, यहाँ के जो लीडर हैं इनके आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं। इन्होंने एक दूसरे के लिए कैंपेन किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद अमेरिका में जाकर के उनके लिए कैंपेन किया था लास्ट इलेक्शन में, जिसमें ट्रंप नहीं जीत पाए। तो जब वो जीते तो उन्होंने मोदी के लिए काफी ज्यादा अच्छा बोला है। मोदी मतलब हमारे देश के लिए, हमें अपने भारत का हित देखना है, हमें पर्सनली किसी पर नहीं जाना है ना। तो अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट के बीच अच्छे रिलेशन है, अच्छी उनकी आइडियोलॉजी है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो भारत के फेवर में जो ट्रंप है वो कनाडा को समझा सकते हैं, कनाडा को रोक सकते हैं, और ऐसा न करने पर ट्रंप जो है कनाडा पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट टैक्स, और अगर ऐसा हुआ तो कनाडा के लिए बहुत बड़ा मार्केट है यूएस। कनाडा की डिपेंडेंसी इंडियन मार्केट पर नहीं है, कनाडा की डिपेंडेंसी यूएस मार्केट पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बॉर्डर कनेक्टेड कंट्री है, इकोनॉमी इसका बहुत यहां पर इसको फायदा दे रहा है। अगर यूएस ने कनाडा पर टैक्स बढ़ा दिए तो इसकी वजह से कनाडा की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि कनाडा कोई भी एंटी इंडियन कैंपेन अब प्रमोट नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है जो भारत के फेवर में होगी। तो कनाडा में जितने भी जो वहां पर जो खालिस्तानी मूवमेंट है या ट्रूडो सरकार है, उनकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब से ट्रंप आए हैं। बात समझ में आ गई कनाडा की। अब यहां आ जाते हैं, यहां पर हम चाइना को ले लेते हैं। चाइना को क्यों टेंशन हो रही है, चाइना को क्या समस्या है ट्रंप के आने से? तो मैंने बताया कि जब वो अपने लास्ट टेन्योर में जब ट्रंप आए थे तो इन्होंने चाइना पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, और चाइना के साथ इनका
ट्रेड वॉर हुआ था, जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस समय चाइनीज इकोनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो ऐसे में अगर ट्रंप ने चाइना पर इस तरह के जो टैरिफ है, जो टैक्स हैं, वो अगर बढ़ा दिए तो निश्चित तौर पर चीन पर असर इसका पड़ेगा। इसके अलावा इस समय जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, हम देखते हैं कि जो इंडिया है और चाइना है, बड़े कंपटीटर हैं एशिया के, आपस में बहुत बड़े प्रतिस्पर्धी देश हैं। ऐसे में अमेरिका या ट्रंप ये चाहेंगे कि एशिया में पावर बैलेंसिंग बनी रहे। एशिया की पावर बैलेंसिंग तभी बन सकती है जब इंडिया को चाइना के बराबर पावरफुल बनाया जाए, क्योंकि इस समय इकोनॉमिकली चाइना इंडिया से ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ रशिया, इसको देखिएगा, रशिया, चाइना और ईरान, इन तीनों देशों ने मिलकर के एक ट्रायंगल बना लिया है। किसके अगेंस्ट? इजराइल के अगेंस्ट। इजराइल के अगेंस्ट इन तीनों देशों ने अपना एक त्रिगुट बना लिया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ट्रंप कभी भी इस त्रिगुट को ताकतवर नहीं होने देंगे। लेकिन ट्रंप इस त्रिगुट को तोड़ने के लिए सीधे रशिया पर अटैक नहीं करने वाले हैं। वे ईरान को कमजोर करेंगे और वे चाइना को कमजोर करेंगे। चाइना को कमजोर कैसे करेंगे? आर्थिक स्तर पर, क्योंकि चाइना की ताकत की पूरी जो सोर्स है वो क्या है? उसकी इकोनॉमी है। अगर उसकी और उसकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर अमेरिका चाइनीज प्रोडक्ट पर फिर से टैक्स या टैरिफ बढ़ा देता है तो चाइना के लिए अमेरिका में मार्केट बहुत टफ हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इसको लॉस होने वाला है, ठीक है। और ऐसा जब लॉस होगा तो थोड़ी सी इसकी जो अकड़ है वो कम हो जाएगी, है ना। और इसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया को मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट चाइना छोड़ेगा उसे इंडिया कैप्चर कर सकता है। बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या यूएस की जो कंपनी है, वे अब चाइना की जगह पर इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका मान सकती हैं। तो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ग्रोथ, जो कल से आज तक शेयर मार्केट जो बूस्ट किया है, बुल की कंडीशन है, ये बता रहा है। देखो, शेयर मार्केट के जो सेंसेक्स है या शेयर मार्केट की जो चाल है, ये क्विक रिएक्शन बताती है। कोई भी इंसिडेंस होता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उसका हमारे देश पर क्या असर पड़ रहा है, अगर आपको विद इन सेकंड जानना हो तो आप शेयर मार्केट को देख लीजिए, उसके इंडेक्सेस देख लीजिए, जिनमें सेंसेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सेंसेक्स क्या हुआ है? बूस्ट हुआ है, बड़ा है, तेज हुआ है, ग्रीन हुआ है। इसका मतलब है कि निवेशक प्रोत्साहित है। ट्रंप के आने से निवेशक प्रोत्साहित है। बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये अंदाजा लगा रहे थे कि ट्रंप के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था को लॉस होने वाला है, क्योंकि अपने पिछले टेन्योर में इन्होंने भारत पर कुछ इकोनॉमिक सेंसस लगा दिए थे। लेकिन ये जो शेयर बाजार की चाल है, ये तो कुछ और ही कह रही है। तो इसका मतलब है कि जो विदेशी निवेशक है वे भारत को एक अच्छे निवेश स्थान के रूप में देखते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में जो अनरेस्ट है उसमें इंडिया एक ऐसा देश है जहां स्टेबिलिटी है, चाहे इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो, और इंडिया किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ये एक फायदा हो सकता है। और चाइना को डर है इस बात का कि आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, और डर है इस बात का कि अगर यहां पर प्रॉब्लम बढ़ी और चाइना रशिया ईरान के साथ मिला तो फिर उसे सीधे अब ट्रंप का सामना, अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। तो लेकिन इसका फायदा भारत को कैसे होने वाला है? जाहिर सी बात है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब अमेरिका कुछ नए कदम उठा सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो। तो अमेरिका की या ट्रंप की जो साउथ एशियन पॉलिसी है, जो दक्षिण एशियाई नीति है, निश्चित तौर पर अब उसमें भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। बात समझ में आ रही है? अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को क्या समस्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पिछली घटनाओं पर देखा हो कि ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में पाकिस्तान को जो असिस्ट मिलता था, जो डॉलर का समर्थन मिलता था, किसके नाम पर? यहां पर टेररिज्म खत्म करने के नाम पर वर्षों तक, दशकों तक पाकिस्तान ने अमेरिका से बहुत पैसा पाया है, और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अमेरिका के इस आर्थिक सहयोग से ही चल रही थी। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भारी कटौती कर दी। वहीं से पाकिस्तान में आर्थिक तंगी का जो दौर चला रहा है वो अभी भी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत डैमेज कंडीशन में है। और दूसरी तरफ जब ट्रंप सरकार में आ गए हैं तो ऑब्वियसली बात है वो चाइना पर नकेल कसेंगे, इंडिया का पॉलिटिकल सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान और चाइना के जो बहुत सारे इकोनॉमिक डील हो रखी हैं अगेंस्ट इंडिया, जिनमें सी पैक का नाम बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे। सी पैक का नाम जानते हैं?
क्या है सीपैक? सीपैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि विवादित क्षेत्र से पीओके से निकलता है, जिस पर भारत को आपत्ति है। और इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। और जगह किसकी इस्तेमाल की जा रही है? पीओके है, जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया ने इस पर बहुत ऑब्जेक्शन किया, लेकिन चाइना ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब इस क्षेत्र में चाइना और नई एक्टिविटी करने से बचना चाहेगा, क्योंकि आपने देखा इसी दबाव में आकर के चाइना ने अभी कुछ ही दिन पहले भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डील साइन की है। तो चाइना ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वो इंडिया को नाराज करे और इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाए ट्रंप, है ना। तो इसलिए अब यहां पर चाइना थोड़ा नरम पड़ने वाला है, और चाइना से जो डायरेक्ट सपोर्ट मिलती थी पाकिस्तान को, वो भी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी तो पाकिस्तान को पैसे क्यों देगा चीन। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो अब पैसे देने से रहे, क्योंकि अब तक पीछे जो पैसा कम किया था पाकिस्तान को, जब अमेरिका ने आर्थिक सहायता देना कम किया, तो पाकिस्तान की रोटी दाल कहां से चल रही थी? चीन से चल रही थी। अब वहां से भी कम होने वाली है, तो पाकिस्तान की तो हालत खराब होने वाली है। और ऐसी खराब हालत में पाकिस्तान एंटी इंडियन कैंपेन चलाने के बारे में मुझे नहीं लगता कि सोच पाएगा, है ना। तो यहां से एक प्रकार से बिना कुछ किए ही इंडिया को अपने बॉर्डर पर एक तरह से बड़ी सुरक्षा का एहसास, बहुत चैन की नींद सोया है इंडिया पिछले 2 रातों से यहां पर, ठीक है। अब यहां पर बांग्लादेश की हम बात करते हैं। बांग्लादेश की स्थिति जो इस समय है, पॉलिटिकल कंडीशन जो है, आप सब जानते हैं क्या चल रहा है बांग्लादेश में? पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। और इस पॉलिटिकल अनरेस्ट में जो वर्तमान यहां के हेड ऑफ कंट्री हैं, यूनुस खान, मिस्टर यूनुस खान जो है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के समक्ष अपनी आंख बंद किए हुए हैं। कितने अत्याचार यहां पर हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी तारीफ की जाए या जो सेटिस्फाइंग हो। और यूनुस खान और ट्रंप की आपस में बनती नहीं, इसके पीछे का इतिहास जरा जानिए। देखिए, थोड़ा बहुत पास्ट लेके चलेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। जब इलेक्शन हो रहे थे, पिछले इलेक्शन जब हो रहे थे, उसमें एक तरफ ट्रंप थे, और ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? अमेरिका की किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और कमला हैरिस किसकी थी? डेमोक्रेटिक, है ना। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच जो इलेक्शन हो रहे थे, इसमें यूनुस खान ने डेमोक्रेटिक पार्टी को डायरेक्ट सपोर्ट किया। और उस समय यूनुस खान बांग्लादेश के माइक्रो फाइनेंस के हेड थे। तो इन्होंने आगे पूरा डेमोक्रेटिक को डायरेक्टली इन्होंने फंड प्रोवाइड किया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ट्रंप जीत जाए, रिपब्लिकन पार्टी जीत जाए। और ऐसा हुआ भी, ट्रंप हार गए। अब ट्रंप वापस आए हैं तो इसका बदला तो लेंगे ही। इसके अलावा यूनुस खान की जो एंटी हिंदू पॉलिसी कैंपेन वहां काम की जा रही है, इसके अगेंस्ट भी ट्रंप काम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो निर्वासित प्रधानमंत्री हैं वहां की, बांग्लादेश की, शेख हसीना, उनको दोबारा बांग्लादेश में एस्टैब्लिश होने का मौका मिल सकता है। और ये इंडिया के फेवर में होगा, क्योंकि शेख हसीना के साथ भारत के रिश्ते अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश में स्टेबिलिटी होगी। ऑब्वियसली बात है, भारत के आसपास यानी कि दक्षिण एशिया में आप देखेंगे भारत एक पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज हो सकता है, क्योंकि यहां पर बाकी देश डायरेक्ट यूएस या ट्रंप के प्रेशर में कोई भी एंटी इंडियन एक्टिविटी करने से बचेंगे। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि ईरान का क्या होने वाला है। और ईरान, देखिए, लड़ाई तो शुरू हुई इजराइल और फलस्तीन के बीच में, लेकिन शिफ्ट हो गई कहां जाकर के? ईरान में। और ईरान न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री या तो बन चुका है या जस्ट बनने वाला है। तो अमेरिका की पूरी नजर इनके इसी पावर प्लांट पर है, न्यूक्लियर प्लांट पर है, कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन यहां पर डेवलप ना कर लें। अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ट्रंप इजराइल को जो इनका असिस्ट है वो कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि अभी आपने देखा था पिछले हफ्ते या उससे पहले के वीक में कि जो बाइडेन ने इजराइल को डायरेक्ट सपोर्ट करने से मना कर दिया था कि अगर इजराइल ईरान पर डायरेक्ट अटैक करेगा तो अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और इजराइल अमेरिका के सपोर्ट के बिना इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता था, है ना। तो ऐसी कंडीशन में इजराइल थोड़ा कमजोर पड़ रहा था ईरान के अगेंस्ट में। लेकिन ट्रंप के आ जाने से अब इजराइल को डायरेक्ट असिस्ट मिलेगा, डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा ट्रंप का। क्यों? क्योंकि ट्रंप, ध्यान से समझना, क्योंकि ट्रंप इस ट्रायंगल को कमजोर करना चाहता है। और इस ट्रायंगल की एक कड़ी जो ईरान है, इसको कमजोर करके ये ट्रायंगल अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए, और ये ईरान कमजोर कब पड़ेगा? जब इजराइल स्ट्रांग होगा।
तो इजराइल को स्ट्रॉन्ग करके ईरान को कमजोर करना चाह सकता है। मे भी हो सकता है कि ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस बढ़ा दिए जाएं और साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय करने की योजना भी बना ली जाए। ये ऐसे प्रेडिक्शंस जो एक्सपर्ट है वो कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या बचता है? अब बचता है रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस, क्योंकि ये हम उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं ना जो इस समय चल रही हैं विश्व में। जिन परिस्थितियों में ट्रंप आए हैं उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, ईरान और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे, डायरेक्ट हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। इंडिया ने ईरान में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे, जिनमें चाबहार जो हमारा प्रोजेक्ट है बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन वो काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि अब दूसरी प्रॉब्लम की वजह से इंडिया उसमें और ज्यादा अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। बट ट्रंप के आने से जो ये पावर बैलेंसिंग होगी, इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं यूक्रेन और रशिया का। कहां गया यूक्रेन? ये रहा। अब यूक्रेन और रशिया के बीच में काफी समय से डायरेक्ट आमने सामने की वॉर चल रही है। रशिया के सामने यूक्रेन अकेला कभी भी नहीं टिक सकता था। बिना अमेरिका और यूरोपीय देशों के सहयोग के यूक्रेन रशिया के सामने नहीं टिक सकता, आप सब जानते हैं। इन दोनों के बीच की जो क्राइसिस है, जो टेंशन है, उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है ना। नाटो का पूरा नाम जानते हैं, क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस समय इसमें 32 कंट्री हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में 32 देश जो हैं वो नेटो के सदस्य हैं। अब नेटो का जो रूप रशिया ने देखा है कब? कोल्ड वॉर में। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जो है, ये जो नेटो था, नेटो वर्सेस क्या चलता था? यूएसएसआर। यूएसएसआर में कौन था? यूएसएसआर रशिया का अलायंस था और नेटो को उस समय कंट्रोल कर रहा था कौन? यूएस, अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। लेकिन 1991 में ये जो यूएसएसआर है ये क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। जब यूएसएसआर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसी के साथ कोल्ड वॉर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, यूएसएसआर भी खत्म हो गया, लेकिन नेटो बना रहा। आज भी एग्जिस्ट करता है नेटो, और नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कंबाइंडली सब जितने भी इसके मेंबर हैं, ये कंबाइंड तरीके से इन्होंने अपनी एक आर्मी बना रखी है और इनके जो मेंबर कंट्री होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये गारंटी देते हैं कि आओ भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो, किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी तो हम अपनी आर्मी और अपने वेपन्स तुमको प्रोवाइड कराएंगे। तो भला छोटे छोटे देश क्यों नहीं चाहेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए नेटो में शामिल होना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यूक्रेन था ये पहले यूएसएसआर में शामिल था और यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर आप देखिए, यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर जो है ये यहाँ पर बिल्कुल अटैच्ड है। अब अटैच्ड बॉर्डर होने की वजह से रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यूक्रेन उनके पुराने दुश्मन नाटो में शामिल हो जाकर के, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा नाटो की सेनाएं इसके बॉर्डर को सिक्योर करने के नाम पर रशिया में इंटरफेयर कर सकती हैं और रशिया को इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। रूस कभी भी इस बात को मंजूर नहीं करेगा कि नाटो के सदस्य यहां आकर के, नाटो की आर्मी बॉर्डर पर आकर के रशिया में किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी थ्रेट यहां पर क्रिएट करें। इसीलिए तो बराबर वॉर चल रही है और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और यूएस पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनका एक ही मोटिव था कि रशिया को किसी तरह से कमजोर किया जाए। तो लगभग 2 साल की वॉर चल ही रही है। आप देख रहे हैं एक तरफ रशिया अकेला है और दूसरी तरफ यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले कितने देश हैं। अब इस पर बहुत सारा पैसा और हथियार ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं अमेरिका और दूसरे देश, बाकी देशों ने तो हाथ खींच ही लिया है। अब ट्रंप क्या करने वाला है इसमें, क्या लगता है आपको? क्या ट्रंप यूक्रेन को और ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा इस वॉर को कंटिन्यू रखने के लिए, या कोई ऐसी पीस लेकर के आएगा जिससे संधि हो जाए और युद्ध खत्म हो जाए? तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रंप के पास अनुभव है अफगानिस्तान की समस्या का, कि कैसे अफगानिस्तान की समस्या में अमेरिका ने एंट्री तो कर दिया लेकिन निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब ट्रंप नहीं चाहेगा कि इस प्रॉब्लम में वो फंसे, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है इस समस्या से। तो ट्रंप ने यह डिक्लेयर कर दिया कि अगले 20 साल तक यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने डिक्लेयर, और इसी डिक्लेरेशन से एक बात तो क्लियर हो गई कि अब वो इस वॉर को और कंटिन्यू करने के पक्ष में नहीं है, और अगर अमेरिका इसके पक्ष में नहीं है तो यूक्रेन कभी भी इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो और साथ ही साथ एक पूरा इनका जो पीस जो प्रपोजल है वो तैयार कर दिया है। किसने?
ट्रंप ने। और ट्रंप का ये जो प्रपोजल है ये आज उसने नहीं बताया, ये जो अपना इलेक्शन कैंपेन था ना उसी में उसने बता दिया कि मैं जब आऊंगा तो 2 दिन में इस युद्ध को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। वो प्लान क्या है जरा सुनिएगा। हमने क्यों कहा कि रशिया 50-50% हैप्पी और अनहैप्पी है, सुनिएगा। ट्रंप का जो प्लान है वो ये है कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जो समझौता होगा उसमें ये होगा कि जो जिसकी सेनाएं जहां तक हैं वो वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल बना लें। और डेटा ये बताता है कि रूस ने यूक्रेन का 20% एरिया एक्वायर ऑलरेडी कर लिया है। इस समय रूस यूक्रेन के अंदर जाकर के 20% उसके क्षेत्र को अपने अधिकार में ले चुका है। तो ट्रंप की अगर माने तो यूक्रेन का 20% हिस्सा रूस के पास चला जाएगा। और जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के जो हेड हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं हम ऐसा कोई भी डील स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें यूक्रेन का नुकसान हो। तो और जेलेंस्की के पास और कुछ होगा नहीं। अब इन्होंने क्या किया, जेलेंस्की ने किया है, यूक्रेन ने किया है कि वे अगले 2 दिन में हंगरी से मिलने वाले हैं। हंगरी ढूंढो, यहां पर कहां है हंगरी। हंगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बताओ लेफ्ट राइट कहां पर है भाई, थोड़ा सा यहां ब्लर हो जा रहा है। हंगरी आपका यहीं कहीं है, अभी मिलेगा, तब तक हम उसके बारे में बात करें। आप ढूंढिए। तो हंगरी जो है ये नेटो का मेंबर है। हंगरी जो है नेटो का मेंबर है, यानी कि नेटो में जो 32 देश हैं उनमें से एक हंगरी भी है। अब आप कहेंगे कि इनसे मिलने के बाद यूक्रेन को क्या फायदा होने वाला है, इनसे मिलने के बाद यूक्रेन को कौन सा बेनिफिट होने वाला है। अमेरिका के प्रति अब यूक्रेन के मन में आशंका हो चुकी है कि अब ट्रंप जो भी समझौता कराएंगे उसमें यूक्रेन का नुकसान होगा, और वो ये भी जानते कि समझौता करना ही पड़ेगा। इसलिए हंगरी से मिलकर के ये क्या, देखो हंगरी नाटो का एक इकलौता ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बात कर सकता है। समझ गए ना, हंगरी नाटो का इकलौता ऐसा देश है जो एक साथ रूस और यूक्रेन से बात कर सकता है। दोनों के हेड ऑफ कंट्री के साथ इसके रिलेशन नॉर्मल है। तो इसलिए जेलेंस्की गए हैं हंगरी के पास, जाएंगे ये कहने के लिए कि उनकी मध्यस्थता में, हंगरी की मध्यस्थता में रूस के साथ युद्ध विराम संधि घोषित हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसमें पूरा का पूरा क्षेत्र यूक्रेन का जो कि रूस ने ऑक्युपाई कर लिया है वो वापस मिल जाएगा यूक्रेन को। तो कम से कम इनके जो बॉर्डर है वो पुरानी सिचुएशन में आ जाएंगे, यानी कि अपने 20% क्षेत्र को बचाने के लिए अब जेलेंस्की या यूक्रेन जो है वो हंगरी में हेल्प के लिए जाने वाले हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होगी कि यूक्रेन भी बहुत ज्यादा बेचैन है। बात समझ में आ गई। तमाम देशों के संदर्भ में हमने देखा कि किस तरह से राजनीति पूरी तरह से बदल गई है, पूरी दुनिया में एक तरह से उथल पुथल मच गई है, और खुश होने वाले देश कम हैं ट्रंप के आने से, परेशान और टेंशन में आने वाले देश ज्यादा हैं। ठीक है, अभी हम नॉर्थ कोरिया वगैरह की बात नहीं करते, क्योंकि अभी वो सोया हुआ देश है, वो अचानक किसी दिन मिसाइल छोड़ेगा और बता देगा कि हम भी हैं, है ना। तो अब ये पॉइंट पर सीधे आ जाते हैं। ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं इन पॉइंट को जो कि आपके आने वाले एग्जाम में फोकस किए जाएंगे। इस साल जितने भी मेंस, आप जो भी यूपीएससी का मेंस फेस करेगा उसमें जब ये टॉपिक आएगा तो आपको ये वाले पॉइंट उसमें फोकस करने होंगे, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा। और जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो इनको आप मेन फोकस करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें यह बताना होगा कि ट्रंप के आने से आर्थिक स्तर पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आर्थिक स्तर पर जो प्रभाव पड़ेगा उसमें 2 पॉइंट हम देखेंगे, वीजा पॉलिसी और एमएफएन यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस। तो वीजा पॉलिसी में क्या है, खास तौर से इसमें जो वीजा पॉलिसी का मतलब, ये किस वीजा पॉलिसी की बात होती है, जो वर्क परमिट पर हमारे लोग जाते हैं इंडिया के अमेरिका में जॉब करने के लिए। अपने पिछले टेन्योर में ट्रंप ने अपनी वीजा पॉलिसी काफी स्ट्रॉन्ग कर दी थी, टाइट कर दी थी, क्योंकि अमेरिका में जो दुनिया भर से जो लोग जॉब करने आते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं, अमेरिका की अपनी भी कंपनी वर्ल्ड लेवल की हैं। तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका में या मल्टीनेशनल कंपनी जो अमेरिका में सेटअप है, वे सब इस तरह से अलग अलग एरिया से क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं उनसे जॉब कराने के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इंडिया के परसेप्शन में देखें तो इसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं।
ठीक है। और अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ये क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हमारी या डेवलपिंग कंट्री की नॉलेज को कैसे ये वहां से अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इन पर कम खर्च करना पड़ता है इनको, कंपनी को, ठीक है। तो वीजा पॉलिसी में क्या होगा, पूरे जो वर्ल्ड से काम करने लोग जाते हैं जॉब, खासतौर से जो प्रोफेशनल्स हैं जो अमेरिकन कंपनी में जाते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो इंडियन प्रोफेशनल्स की होती है। भारत के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं अमेरिका में जॉब के लिए, यानी कि पूरी दुनिया से जितने लोग काम करने के लिए अमेरिका में आते हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर किसका है, भारतीय लोगों का। जब ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में आए तो उन्होंने आते ही कहा अमेरिका फर्स्ट, और उस समय वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या थी। तो वहां पर यह कहा कि अमेरिका की सारी जॉब जो है वो इंडियंस ले जा रहे हैं, अमेरिका की सारी जॉब इंडियंस ले जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मैंने बताया था अमेरिका में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, क्यों, क्योंकि डेवलप कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक तरह से होता है वो साइक्लिकल। तो ये साइक्लिकल कैसे आता है भाई, जब रिसेशन आएगा या अब बाहर से आप आउटसोर्स कर लोगे तो एक तरह से ये साइकिल ही तो है जो चेंज हो गया है। तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या थी, और अपने इलेक्शन कैंपेन में वो प्रॉमिस कर चुके थे कि जब हम आएंगे सत्ता में, पिछले उसकी टेन्योर की बात हो रही है, सेकंड टेन्योर है ना ये ट्रंप का, तो इन्होंने आते ही अपनी वीजा पॉलिसी को टफ कर दिया था, हालांकि बाद में इन्होंने वापस लिया। तो ऑब्वियसली बात है, वीजा पॉलिसी टफ होगी तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, इंडियंस पर पड़ेगा, भारतीयों पर पड़ेगा। जो भारतीय अमेरिका में जाके जॉब करना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड वहां पर सेटल्ड होना चाहते हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा। और वीजा पॉलिसी टफ होने का मतलब क्या है कि अब अमेरिका में कंपनियों को जब बाहर से किसी को बुलाएंगे जॉब के लिए तो कड़ी शर्तें लगानी पड़ेंगी, और जाहिर सी बात है इन कड़ी शर्तों का पालन जो जिस देश के सिटीजन नहीं कर पाएंगे या जिस देश के लोग नहीं कर पाएंगे वो वहां जॉब ले ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये डर लगा हुआ है कि क्या ट्रंप फिर से इस वीजा पॉलिसी को टफ करने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले टेन्योर में दुनिया की जो स्थिति थी वो अलग थी, आज अलग है। उस समय इस तरह की कंडीशन नहीं थी। इस समय इंटरनेशनल लेवल पर इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ऐसा कोई काम करने वाले हैं जिससे इंडिया नाराज हो और इंडिया का सपोर्ट अमेरिका को ना मिले, क्योंकि वो एक तरह से पावर बैलेंसिंग करने की मूड में है, और पावर बैलेंसिंग इंडिया को नाराज करके नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा MFN, देखो MFN या मोस्ट फेवर्ड नेशंस का मतलब होता है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें कुछ देशों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा उनको हम तरजीह देते हैं। और ज्यादा तरजीह देने का मतलब क्या है कि उनके इंपोर्ट पर हम टैक्स कम लगाते हैं, है ना। तो अगर इंडिया को MFN का एक तरह से स्टेटस देगा अमेरिका, तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका अंजाम होगा कि इंडियन प्रोडक्ट के लिए अमेरिका के मार्केट आसानी से हमको मिलेंगे, क्योंकि हमारे सामान पर अमेरिका टैक्स जो है वो कम लगाएगा दूसरे देशों की अपेक्षा, क्योंकि वो हमें क्या करता है, हमारा फेवर करता है, हम उसके लिए क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है। लेकिन अपने लास्ट टेन्योर में अमेरिका ने इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि वो भारत को अब मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि जैसे बाकी देशों के सामान पर टैक्स लगता है वैसे ही इंडियन प्रोडक्ट पर लगेगा, और इंडियन प्रोडक्ट अभी इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल प्रोडक्ट खासतौर से चाइना के साथ कंपटीशन कर पाए। तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं हमारी इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से शेयर मार्केट की जो पॉजिटिविटी है साफ दिखाई देता है कि आर्थिक स्तर पर इस बार ट्रंप भारत के लिए लिबरल रहने वाले हैं, क्योंकि इस समय परिस्थितियां दूसरी। और इसके अलावा जो पिछले उसमें इंडिया ने जो कैंपेन किया, मोदी ने कितना, उस समय इंडिया और मोदी और ट्रंप की रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे जितने के इस बार है। तो इस वजह से भी मे भी हो सकता है कि आर्थिक स्तर पर थोड़ा सा ट्रंप उदारता बरते, अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो भारत की, ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में मैंने देशों का अभी नाम लेकर के आपको बता ही दिया, तो आपको अपने आंसर प्रैक्टिस में इनको पॉइंट करके आप आंसर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चेक करा लीजिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में ट्रंप का आना और उसका भारत पर प्रभाव सबको समझ में आ गया था। अभी जब आप इसको जब लिखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अमेरिका की दक्षिण एशियाई नीति, अमेरिका की जो साउथ एशियन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई जाती है ना विदेश नीति में। तो ऐसे ही अमेरिका की जो दक्षिण एशियाई नीति है, खासतौर से उसमें किसको पॉइंट किया जाता है, चाइना और पाकिस्तान को। तो अमेरिका की जो साउथ एशियन पॉलिसी है उसमें अब चाइना और पाकिस्तान के लिए
ट्रंप की जो नीति है वो पहले से ज्यादा कठोर होने वाली है। और क्यों? क्योंकि एशिया में पावर बैलेंसिंग बनाने के लिए जरूरी है कि चाइना पर लगाम कसी जाए और भारत को थोड़ा सा अवसर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की साउथ एशियन पॉलिसी में अब इंडिया की पोजीशन इंप्रूव होने वाली है और चाइना और पाकिस्तान की पोजीशन यहां पर डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बता दी थी आपको भारत और कनाडा, इंडिया कनाडा संबंधों के, ये भारत के लिए पॉजिटिव है। यहां पर भारत का पक्ष स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट कमजोर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है भारत में जो जितने भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने से पहले दुनिया भर के देश सोचेंगे। तो इस पर भी एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडिया के लिए। और मिडिल एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं उसके परसेप्शन में भी भारत के पक्ष में ट्रंप का आना है। तो इन तमाम पॉइंट को डिक्लेयर करते हुए आप अपने आंसर में बताएंगे कि इस समय जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार ट्रंप का ये जो सेकंड टेन्योर है ये इंडिया के फेवर में है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का स्टेटस बढ़ने वाला है, इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। चाहे रशिया यूक्रेन का मैटर हो और चाहे मिडिल एशिया का मैटर हो, अब इंडिया का स्टेटस बढ़ने वाला है क्योंकि ट्रंप के साथ जो एक्सपीरियंस है भारत सरकार का वो पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है। थैंक यू।